देश भर में झूठा नारा दिया गया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसको सरकार वापस लेने का काम करे। क्या कारण है कि हमारी बहन बेटियां सड़कों पर बैठी हैं, धरनों पर बैठी हैं और सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। हमारी बहन बेटियां, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें, हमारी हेल्पर बहनें, जिन्होंने बार बार जगह जगह पर जाकर ज्ञापन देने का काम किया, सरकार ने उनको आश्वासन देने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने जो उनकी मांगे थी उन पर विचार नहीं किया है। यह बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। और चिंता का विषय हमारा प्रदेश हरियाणा, जिसमें हमारी बहन बेटियां, माताएं बहनें बहुत ज्यादा मजबूती के साथ काम करती हैं, मजबूती के साथ अपनी आवाज को उठाती हैं। और मैं आज जिस प्रकार से अपने पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, हमारे आंगनवाड़ी की जो हेल्पर्स हैं, उन्होंने जो धरना दिया है, मैं झज्जर की विधायक होने के नाते भी और आपकी बहन और बेटी होने के नाते भी पूरी तरह से आज आपकी मांगों और धरने के समर्थन में आज आपके बीच में आई हूं। जो हमारा विधानसभा का सत्र था, उसमें आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे विधायक साथियों ने और मैंने स्वयं, जो मुझे आंगनवाड़ी वर्कर्स की ओर से जो मांग पत्र मिला था, जिस समय डिमांड की बात, ये अपना प्रदर्शन करें, आज आप भी आए हो, समर्थन भी दिया। देखिए, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हमारी हेल्पर्स बहनें हैं, 50,000 से ज़्यादा इनकी संख्या है। और आप सबको ये पता होगा कि जो आंगनवाड़ी में जब भर्ती की जाती है तो प्रायोरिटी दी जाती है हमारी जो विडोज़ हैं, विधवा बहनें हैं, डिजर्टेड है, डाइवोर्सी हैं, ज़्यादातर संख्या उनकी होती है। सरकार की मांगों, सरकार से इनकी बातचीत भी हुई, लेकिन कभी भी इनका समाधान नहीं हुआ। 8 दिसंबर से ये लोग धरने पर बैठे हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, जो बहन बेटियां धरने पर बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, आप उनकी बात को क्यों नहीं सुनते हैं? सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में इनसे बात कही थी और उनको आश्वासन दिया था कि उनको स्किल्ड और सेमी स्किल्ड का जो है अर्ध कौशल का और कौशल का दर्जा इनको दिया जाएगा। उसी के तहत इनके मानदेय दिए जाएंगे। जो सरकार बात करती है उस पर भी सरकार जो है इनकी बात को नहीं मान रही है। और मैं समझती हूँ जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इन्होंने कोरोना वॉरियर के रूप में बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करने का काम किया। सरकार इनको सम्मानित करने की बजाय इनको अपमानित करने का काम कर रही है। आज क्या कारण है कि हमारी बहनें काली चुन्नी, काले दुपट्टे, काले रुमाल लेकर जो है सरकार की हाय हाय कर रही हैं? सरकार इनकी बातचीत क्यों नहीं सुनती? तो आज झज्जर में जो हमारे ये धरना लगातार चल रहा है 8 दिसंबर से, जहां मैंने मजबूती से, हमारे विधायक साथियों ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमने विधानसभा के अंदर इनकी मांगों को उठाने का काम किया है। तो विधानसभा से लेकर सड़क तक हम इनकी मांगों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और जो पोषक आहार, इनको जो ऑफलाइन इनको कहा जा रहा है कि आप मोबाइल ऐप के थ्रू, मोबाइल के तहत जो है आप मोबाइल से इनका काम करें, तो इनका कहना ये है कि हम 8वीं या 10वीं हैं, हम लोग पोषक ट्रैकर का जो काम दिया जा रहा है हम लोग मोबाइल से नहीं करना चाहते। तो जब ये नहीं करना चाहते तो सरकार जो है दूसरों से काम ले ले या कुछ और समाधान करे। और साथ ही साथ में इनको कई महीनों तक, 6-6, 7-7, 8-8 महीने तक इनको जो है इनका मानदेय नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से इनको खुद का परिवार चलाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को वेल इक्विप्ड, सरकार पूरा पीपी किट है, मास्क है, सैनिटाइजर है, इनको जो डोज देने की बात है वो जो उनको डोज देने की बात करे वो करे, और इनको इनकी सेहत पर स्वयं भी ध्यान रखे। और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हमारी प्राइवेट बिल्डिंग में चल रही है उनको सही समय पर उनका किराया देने का काम करें। इनकी वर्दी केवल मात्र 600 रुपये दिया जाता है, तो 2000 रुपये बिल्कुल मैं समझती हूँ जायज़ है। 2-3 वर्दी भी चाहिए, फिर उसका सिलाई का खर्चा भी है, तो सरकार इनको देने का जो है पूरा काम करे। और जो भी हमारी मांगे हैं, मैं इनकी मांगों के समर्थन में आज पूरी तरह से यहाँ पर हूँ। मैडम, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन करनाल में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का जो प्रदर्शन था उसमें आंगनवाड़ी कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। हमारा ये जो देश है, जय जवान और जय किसान का नारा देने वाला देश है। आपने देखा जिस प्रकार से किसानों ने अपना प्रदर्शन किया, तो उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे किए गए, आंगनवाड़ी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछारें की गई। और फिर क्या हुआ उसके बाद? आज हमारी आंगनवाड़ी की वर्कर्स जब अपना धरना प्रदर्शन या मांग कर रही हैं,
तो महिलाओं के सम्मान में जब सबको खड़ा होना चाहिए, ये हमारी सामाजिक और राजनीतिक दायित्व भी बनता है। जब महिलाएं अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनकी मांगों को सुने, ना कि उनके सिर फोड़ने का काम करें, ना कि उन पर लाठीचार्ज करने का काम करें। और सबसे बड़ी बात, न केवल लाठीचार्ज बल्कि उनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। हमारी बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जिनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। इस मांग में मैं ये भी मांग शामिल करती हूँ, लोकतंत्र में अपनी आवाज को मजबूत करने का अधिकार सबको है और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनकी आवाज को सुने। जिन आंगनवाड़ी वर्कर्स या हेल्पर्स के ऊपर ये मुकदमे बनाए गए हैं, सरकार उनको भी तुरंत प्रभाव से वापस ले, और जो हमारे जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स की पोस्ट, हमारे सुपरवाइजर्स की पोस्ट, सीडीपीओ की पोस्ट और प्रोग्राम ऑफिसर्स पीओ की पोस्ट, ये पूरा का पूरा महकमा, इसमें अधिकारी कर्मचारी सभी महिलाएं हैं। सरकार इसका संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी इनकी भर्ती करने का काम करे, और जो आंगनवाड़ी से सुपरवाइजर की प्रमोशन है उसको भी अतिशीघ्र करने का काम करे। मैडम, आप शिक्षा मंत्री रहे हो, 134A के तहत जो बच्चों के एडमिशन होने थे प्राइवेट स्कूलों में, उनके नहीं हो रहे हैं। जो अभिभावक हैं वो अधिकारियों के, स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिवाय राजनीति करने के, अपने हिडन एजेंडा को लागू करने में, उनके एजेंडा में शिक्षा कहीं है ही नहीं है। जब 134A के तहत एग्जाम लेकर इंटेलिजेंट बच्चों के एडमिशन हो गए हैं तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। क्यों अभिभावक बार बार धक्के खाते फिरे? क्यों उनकी प्रशासनिक तौर पर जिम्मेवारी नहीं लगाते? कई अभिभावकों ने, कई टीचर्स ने, कई पेरेंट्स ने जो है वो धरना देने का काम किया है। तो जब उनके एडमिशन हो गए हैं तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनके एडमिशन्स को भी सुनिश्चित करें। साथ ही साथ में जिन प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन्स हुए हैं, उनकी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग है, सरकार उसका भी संज्ञान ले और सहमति जताकर शिक्षा को जो है सरकार प्रायोरिटी पर ले। हम लोग कतई भी शिक्षा के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी की सरकार को जगाना चाहते हैं कि कम से कम शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करें। आप हरियाणा को पीछे ले जाने का काम ना करें। मैडम, शराब को लेके मैनिफेस्टो में था कि शराब को हरियाणा में बंद करेंगे चुनाव के समय पे। अभी उम्र जो 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है कि कोई भी बंदा शराब खरीद सकता है या लाइसेंस लेके बेच भी सकता है। देखिए, ऐसा है, सारे के सारे फैसले जो हैं इनको उल्टे लेने हैं। कहाँ तो हमें युवाओं को रोजगार देने की बात करनी चाहिए, कहाँ युवाओं को हमारे जो पेपर लीक हुए हैं उसकी जांच करनी चाहिए, कहाँ युवाओं की जो नौकरी चली गई या पेपर लीक या घोटाले, घपले, पेपर कैंसिल हैं और कोरोना की वजह से जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज बंद हो गई, कहाँ तो ये प्रयास किए जाने चाहिए कि हम युवाओं को रोजगार दें। और कहाँ आप दारू के ठेकों में और दारू के लाइसेंस के लिए और शराब पीने में आप 25 साल से 1 साल कर रहे हैं। कहाँ तो आज युवा हमारा नशे की चपेट में आ गया है। पंजाब को हम कहते थे कि युवा हमारा ड्रग्स की चपेट में, नशे की चपेट में आ गया है। आज हमारा हरियाणा का युवा अगर उसको सही समय पर रोजगार नहीं मिलेगा तो मैं समझती हूँ वो क्राइम की ओर जाएगा और नशे की चपेट में जाएगा। हमने विधानसभा में, अगर आपने सुना होगा, तो हमने इस फैसले की निंदा भी की थी और हमने अध्यक्ष महोदय से ये अनुरोध भी किया था कि इसको जो है विड्रॉ किया जाए। लेकिन डिप्टी सीएम जिनके मैनिफेस्टो में शराबबंदी की बात कही गई थी, उन्होंने तो घर घर में, गांव-गांव में जाकर ठेके खोल दिया। हमारी महिलाएं बहनें उसका विरोध भी कर रही हैं। हमने विधानसभा के अंदर भी इसका विरोध किया है। बहुत ही गलत ये निर्णय है। इस तरह की प्रथा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये 18 से 21 करने जा रही है, ये प्रस्ताव लाया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बेटियों को पढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, उनको अपने पांव पर खड़े होने की बात कर रहे हैं, बेटियों को और महिलाओं के सशक्तिकरण की जब हम बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ ये हमारी ये जिम्मेवारी भी बनती है कि वाकई में हम बेटियों को सशक्त करें। जब बेटी को एक अधिकार है वोट डालने का 18 साल में है, तो इसमें हमारे कुछ सामाजिक संगठन और साथ ही साथ में हमारी कुछ खाप पंचायतें हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको कि इस फैसले से असर पड़ने वाला है। सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले, कानून बनाने से पहले इन सबसे बातचीत करने के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार एक गरीब के लिए बेटी को 18 साल तक पढ़ाकर उसके बाद आगे घर में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कानून व्यवस्था की धज्जियां पूरी तरह से उड़ चुकी हैं, चरमरा चुकी हैं। क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन सब मामलों को देख के सरकार को अच्छी डिस्कशन और वार्ता के बाद ही ऐसा फैसला लेना चाहिए।